हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हेल गार्डन में स्वागत है। ये BTTH नोवेल का एपिसोड नंबर 251 और इसमें हमारा एक नया आर्क शुरू होने जा रहा है। ये आर्क मेनली फोकस करेगा BTTH के पावरफुल कैरेक्टर्स के ऊपर। खैर चलो टाइम को वेस्ट न करते हुए इसे एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। उससे पहले चलो हम रिकैप कर लेते हैं। जैसे पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, जियान का अटैक जो की ओल्ड गुयू का काम तमाम करने वाला होता है, उसे स्पेशल क्रैक में से बाहर आया हाथ रोक लेता है। ऐसे सीन को देख के जियान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो कहता है हॉलो सोल का दोशेंग। ये हॉलो सोल का जो भी दोशेंग होता है वो अपनी पूरी बॉडी को रिवील नहीं करता। स्पेशल क्रैक में से आया वो हाथ ओल्ड गुई को कंधे को पकड़ के पीछे ले जाने लगता है, लेकिन जियान इसे अलाउ कैसे कर सकता था। तुरंत ही उसकी उंगलियां आगे बढ़ती है। हेवली फ्लेम ओल्ड गुई की बॉडी में एंटर करने लगती है। उसकी पूरी त्वचा जल जाती है। फाइनली जियान गुई की खोपड़ी को टारगेट करता है। अगर ये अटैक टकरा जाता तो गुई का सर वाटरमेलन की तरह फटने वाला था। जियान के एक्शंस को देख के लगता है हॉलो सोल का वो दोशेंग एकदम इन्फ्यूरिएट हो गया है। तुरंत ही स्पेशल क्रैक में से आवाज आती है, जूनियर तुम्हें इतना एरोगेंट वेव करने की जरूरत नहीं है। उस काले रंग की हाथ की उंगली भी आगे बढ़ जाती है। फाइनली जियान की उंगली से टकरा गए थे। ये कुलियन इतना फ्राइटिंग था कि आसपास के 1000 मीटर के रेडियस के आसमान का स्पेस पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया था। इसी मौके का फायदा उठा के वो दोशेंग गुयू की बॉडी को स्पेशल क्रैक के अंदर ले लेता है। ऑफ कोर्स जाने से पहले वो जियान को धमकी देना नहीं भूलता। वो कहता है, जियान अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोशेंग ब्रेक थ्रू करने से हमारा हनक्लैन तुमसे डरने लगा है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारा फेट भी तुम्हारे एंसेस्टर शाओजोन जैसा ही होने वाला है। ये कहने के बाद स्पेशल क्रैक डिसअपीयर हो जाता है। फिर जियान, येलो, काइलिन, लिटिल फेट डॉक्टर और बाकियों के बीच में मीटिंग होती है, जहाँ पे ये लोग बहुत सारे सीक्रेट्स को बताते हैं। जियान कहते हैं भले प्रोफाउंड रिवर अलायंस हमारे लिए खतरा ना हो, लेकिन हमें प्रोफाउंड रिवर अलायंस से सीख लेनी चाहिए। हनक्लैन की तो बात ही छोड़ो, हम अकेले हॉलो सोल का भी सामना नहीं कर सकते। हमें भी एक बड़ी सी अलायंस को फॉर्म करना होगा जो कि साथ में मिलकर हॉलो सोल को फेस कर पाए। ये लोग बताते हैं अगर ऐसी बात है तो पिल टावर हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। असल में जिस पिल टावर को मैक्सिमम लोग जानते हैं वो उस पिल टावर का आउटर स्ट्रक्चर है। असली पिल टावर का कोर उसका स्मॉल पिल टावर है, जहाँ पे हाई लेवल के एक्सपर्ट्स रहा करते हैं। और स्मॉल पिल टावर और हॉलो सोल के बीच में बहुत ज्यादा गहरी दुश्मनी है। काइलिन सजेस्ट करती कि फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली को भी अलायंस के लिए इनवाइट किया जा सकता है। ये लोग कहते हैं क्योंकि जियान और येनिन के बीच में रिलेशनशिप सही है और मेरा फ्लावर सेक्ट की 2 ग्रैंड एल्डर्स के ऊपर एहसान है। इन दोनों ग्रैंड एल्डर्स की स्ट्रेंथ बेंचिंग लेवल पर पहुंच चुकी है। इस वजह से फ्लावर सेक्ट को अलायंस को ज्वाइन करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। जहाँ तक बात रही बर्निंग फ्लेम वैली की, उनके पास भी एक बेंचिंग लेवल का एक्सपर्ट था। अब हो सकता है वो एंसेस्टर दोशेंग लेवल पे पहुंच चुका हो। खैर डिस्कशन काफी लंबा चलता रहा था। अंत में जाके फॉलन स्टार पवेलियन की रिवेंज शुरू हो जाती है। इंतकाम के तौर पे सबसे पहले प्रोफाउंड रिवर अलायंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इस समय जिन जिन फैक्शन ने प्रोफाउंड रिवर अलायंस को ज्वाइन किया था वो सभी चारों तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के हेडक्वार्टर्स पे कब्जा करने के बाद जियान विजिट करता है विंड लाइटिंग पवेलियन को। वहाँ पे लेजेंडरी हेवन फिंस डीमन ट्राइब की बात करके जियान को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन जियान की थप्पड़ में उसका कीमा बना देता है। इसी के साथ नॉर्दर्न रीजन में विंड लाइटिंग पवेलियन की जगह को रिप्लेस करने का काम हानक्लैन को दे दिया गया था। एंड में हमने हानशो और हानयू को भी देखा था। खैर इन दोनों बहनों की फीलिंग्स वन साइडेड होती हैं। चलो इस एपिसोड में देखते हैं आगे क्या होने वाला है। फॉलन स्टार पवेलियन की बदले की आग 10 दिन तक जलती रहती है। इस बदले की आग की वजह से फॉलन स्टार पवेलियन की आर्मी ने करीब 20 सेक्ट को एक्सटर्मिनेट कर दिया था। ये सभी फैक्शन जो कि कुछ खास पावरफुल नहीं होते, वो फॉलन स्टार पवेलियन के खिलाफ बिल्कुल रिटेलिएट नहीं कर पाते। आखिरकार फॉलन स्टार पवेलियन की आर्मी को एक बेंशेंग और एक 1 स्टार दोशेंग का पेयर लीड कर रहा होता है। फॉलन स्टार पवेलियन के ऐसे भयानक रूप की वजह से कई फैक्शन पूरी तरीके से हिल जाते हैं। इससे पहले फॉलन स्टार पवेलियन लगातार शांति से सेंट्रल प्लेन्स के कोने को ऑक्यूपाई करता रहा है, क्योंकि फॉलन स्टार पवेलियन पहले कोई ओवरवेलमिंग पावर को शो नहीं करता। इस वजह से कई फैक्शन इसे हल्के में लेने लगे थे। लेकिन फॉलन स्टार पवेलियन की रिटेलिएशन ने सभी को समझा दिया कि फॉलन स्टार पवेलियन कोई सॉफ्टी नहीं है। अगर कोई फालतू में से गुस्सा दिलाता है तो अपनी हालत का कुछ जिम्मेदार होगा। जब 10 दिन पास हो जाते हैं, फॉलन स्टार पवेलियन की आर्मी विड्रॉ करने लगती है। आखिरकार वो भी ज्यादा खून खराबा नहीं करना चाहते थे। जिन जिनका खत्म होना नेसेसरी है उन्हें खत्म करने से पहले फॉलन स्टार पवेलियन की आर्मी बिल्कुल सोचती नहीं है। आखिरकार वो ऐसा करके ही अपनी प्रेस्टीज को स्टेबलाइज कर सकते हैं, लेकिन इनकी चारों तरफ डेथ को फैलाने की कोई इंटेंशन नहीं होती। याला और जियान ने मिलकर सिचुएशन को काफी अच्छे से संभाल के रखा था। फॉलन स्टार पवेलियन के इस रिवेंज के समय हॉल ऑफ सोल्स रिलेटिवली शांत रहता है। वो प्रोफाउंड रिवर अलायंस की हेल्प करने के लिए कोई भी एक्सपर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करते। ऑफ कोर्स इसकी वजह से जियान का ग्रुप बिल्कुल रिलैक्स नहीं करता है। हॉल ऑफ सोल्स हमेशा से मिस्टीरियस रहा है। अगर वो इस बार फाइट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये कि इनकी स्ट्रेंथ इकट्ठी हो रही है। जैसे ही समय आएगा ये फॉलन स्टार पवेलियन को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहेंगे। इस पोटेंशियल डेंजर को जियान का ग्रुप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। भले ही जियान एक जेन्युइन दोशेंग बन चुका हो, लेकिन जब बात आती है हॉलो सोल और हनक्लैन जैसे फ्राइटनिंग फैक्शंस को फेस करने की, उसे ही बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। अगर वो सच में हॉलो सोल से फाइट करना ही चाहते हैं तो फिर फॉलन स्टार पवेलियन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी उस नई अलायंस को फॉर्म करना होगा। इस वजह से जब धीरे धीरे करके आर्मी वापस जा रही होती है, उस समय के दौरान फॉलन स्टार पवेलियन के 2 एक्सपर्ट्स 2 लेटर्स को लेकर फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली चले गए थे। हालांकि दोनों फैक्शन पिल टावर इतने फ्राइटनिंग नहीं है, लेकिन सेंट्रल प्लेन्स में ये टॉप फैक्शन कहे
जाते हैं। इनके अलायंस में ज्वाइन होने से अलायंस की स्ट्रेंथ और भी टेरिफाइंग हो जाएगी। खैर छोटे छोटे फैक्शंस को इनवाइट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक बार 3 बड़े बड़े फैक्शंस अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं, छोटे छोटे सेक्ट्स खुद ही ज्वाइन करने के लिए आगे आएंगे। जब तक पावर लेवल्स को काफी हाई सेट किया जाता है, जियान के हाथ से एक ऐसे सुपर अलायंस का जन्म होगा जिसे होलो सोल से कंपेयर किया जा सके। आसमान में दोनों फिगर्स को डिसअपीयर होते हुए देख जियान हल्के से साय करता है। इस समय उसके दोनों हाथ पीछे होते हैं। अब उन्हें बस रिप्लाई का वेट करना था। अगर वो फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली को अलायंस को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस नहीं कर पाते तो फिर अलायंस को बड़ा झटका लगेगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फ्लावर सेक्ट के एक बड़े से हॉल को। इसमें फूलों की हल्की सी फ्रेग्रेंस फैली हुई होती है। भले ही बड़ा सा हॉल काफी स्पेशियस हो, लेकिन अभी काफी खाली खाली नजर आता है। हम बस हॉल में कुछ फिगर्स को बैठे हुए देखते हैं। इन बैठे हुए लोगों में येनियन भी होती है, लेकिन फ्लावर सेक्ट की सेक्ट चीफ होने के बाद भी उसने लीडर की सीट को नहीं लिया होता, बल्कि लीडर के स्पॉट पे हम 2 फिगर्स को बैठे हुए देखते हैं। इन दोनों फिगर्स ने हल्के से येलो क्लोथ्स को पहन के रखा था। ये कुछ खास ओल्ड नजर नहीं आते। इनकी त्वचा को स्मूथ बोला जा सकता है। इनकी आंखों के साइड में जो हल्की सी झुर्रियां होती हैं, उनकी वजह से इनके पास एक अलग ही चार्म होता है। इन दोनों के नीचे वाली सीट्स पे कई फ्लावर सेक्ट एल्डर्स बैठे हुए होते हैं, लेकिन जब इन सभी की आंखें दोनों लेडीज की तरफ देखती थी, इनमें रिस्पेक्ट देखी जा सकती है। हॉल में शांति काफी समय तक बनी रहती है। जिसके बाद लीडर सीट पे बैठी हुई एक लेडी अपने नीचे एक और ओल्ड वुमन को देखती है। वो पूछती है, फर्स्ट एल्डर आपका इस ऑफर के बारे में क्या ख्याल है? इस समय इस लेडी के हाथ में एक स्क्रोल होता है। हम क्लियरली स्क्रोल के ऊपर फॉरेन स्टार पवेलियन के साइन को देख सकते हैं। इस वुमन के क्वेश्चन को सुन के फर्स्ट एल्डर थोड़ी हेजिटेट करने लगती है और रिस्पेक्टफुल आवाज में बोलती है, ग्रैंड एल्डर अभी का फॉरेन स्टार पवेलियन पहले से काफी बदल चुका है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हमारा फ्लावर सेक्ट भी उनसे कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन भले ही वो ग्रो हो गए हो, उनकी और हॉलो सोल के बीच में अभी भी गैप है। फॉरेन स्टार पवेलियन और हॉलो सोल के बीच में दुश्मनी कुछ ऐसी है कि वो एक आसमान के नीचे जिंदा नहीं रह सकते। अगर हम इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए एग्री कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम हॉलो सोल्स को अपोज करेंगे, और हॉलो सोल्स का विरोध करना बहुत ही डेंजरस है। इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद वो औरत हल्के से नोट कर देती है। वो कहती है, मैंने कभी गैस नहीं किया था कि याओ चेन अभी तक जिंदा होगा, और तरफ उसकी स्ट्रेंथ बेशंग के हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। उसका वो डिसाइपल याओ चेन से ही फ्राइटनिंग है। उस लड़के ने याओ चेन की स्ट्रेंथ को पीछे छोड़ के सीधा दोशेंग में ब्रेक थ्रू कर लिया है। ऐसी स्ट्रेंथ हमारे फ्लावर सेक्ट से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और जहाँ तक बात रही हॉलो सोल की, पास्ट में हमारे और हॉलो सोल के बीच में कई बार फाइट हो चुकी है। उस एग्जिस्टेंस से डील करना सच में काफी डेंजरस है। अब तक येरेन एकदम शांत रही थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उसे जियान के साइड में खड़ा होना होगा। वो कहती, ग्रैंड एल्डर भले ही अलायंस काफी रिस्की हो, लेकिन ये हमारे फ्लावर सेक्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। पिछले कई सालों से हमारे फ्लावर सेक्ट का डेवलपमेंट एकदम रुक सा गया है। कई सालों से प्रोफाउंड स्काई सेक्ट हमें सरप्राइज करता आ रहा है। अगर हम सच में इस अलायंस को फॉर्म कर लेते हैं तो बिना किसी डाउट के हमारे फ्लावर सेक्ट की रेपुटेशन ग्रो होने वाली है। येरेन की बात को सुन के वो ग्रैंड एल्डर स्माइल करती है। वो कहती है, प्रोफाउंड स्काई सेक्ट सच में काफी ट्रबलसम था। उस समय मैं और बिग सिस्टर दोनों बैंगशेंग के इंटरमीडिएट लेवल पे हुआ करते थे। अगर हम दोनों साथ में भी काम करते तब भी हम उस ओल्ड डीमन टियानविन की बराबरी कर पाते। जब बिग सिस्टर की कल्टीवेशन बैंगशेंग के हाई लेवल पे पहुंच गई, ओरिजिनली हम ओल्ड डीमन टियानविन से फाइट करना चाहते थे। अनएक्सपेक्टेड बात है कि जियान ने उसे खत्म कर दिया। ये येलो क्लोथ वुमन देखती येनियन को, इसकी आंखें एकदम इमोशन से भरी हुई थी। वो कहती, येनियन रूमर्स के हिसाब से तुम्हारे और जियान के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। अगर तुम उसे फ्लावर सेक्ट के साइड में खींच सकती हो तो ये हमारे लिए बहुत ही इनक्रेडिबल होगा। इन शब्दों को सुनने के बाद येनियन के पास अपने सिर को लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। भले ही ग्रैंड एल्डर एक्सट्रीमली ओल्ड हो, लेकिन इसे दूसरों को टीज करने में बहुत मजा आता है। येनियन के एक्सप्रेशन को देख के वो येलो क्लोथ लेडी स्माइल करती है। वो कहती है, इस मामले के बारे में बिग सिस्टर ही डिसाइड कर सकती है, और फालतू के ओपिनियंस को एक्सप्रेस ना करते हुए वो अपनी कमर को एक बार स्ट्रेच करती है। इसके साइड में बैठी हुई लेडी, जिसने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला होता, उसके हाथ में स्क्रोल चला जाता है। सभी का फोकस इस कोल्ड वुमन पे जाता है। इस समय येनियन के हाथ भी टाइट हो चुके थे। हालांकि वो फ्लावर सेक्ट की सेक्ट चीफ बन चुकी है, लेकिन जब बात होती है इतने बड़े डिसीजंस की, उसे इन दोनों ग्रैंड एल्डर्स के एग्रीमेंट की जरूरत होती है। येनियन को अभी के फॉरेन स्टार पवेलियन की सिचुएशन अच्छे से पता होती है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि उसका फ्लावर सेक्ट फॉरेन स्टार पवेलियन के साइड में खड़ा हो सके। जब सभी इतनी इंटेंस तरीके से कोल्ड वुमन को देख रहे होते हैं, उसकी आईब्रोज भी टच होने लगती हैं। उसके मुंह में से एक सिंपल सा सेंटेंस बाहर आता है। वो कहती है, अलायंस को ज्वाइन करके हॉलो सोल से फाइट करो। इस छोटे सेंटेंस को सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे येनियन की छाती पे से बड़ा सा बोझ हट गया है। आई मीन सर पे से बड़ा बोझ हट गया। बाकी के एल्डर्स भी हेजिटेट करने के बाद नोट करते हैं। साइड में बैठी हुई येलो क्लोथ लेडी अपनी बिग सिस्टर के डिसीजन को सुन के अंदर से काफी हेल्पलेस फील करती है। वो कहती है, मैं जानती थी कि तुम यही चॉइस चुनोगी। उस समय उस ओल्ड फेलो की वजह से तो हमारे टीचर से भी लड़ गई थी, लेकिन शायद तुम्हें क्लियरली पता होगा कि वो ओल्ड फेलो इन सभी चीजों के बारे में परवाह नहीं करता है। जब साइड में बैठी कोल्ड लेडी इस बात का कोई रिप्लाई नहीं करती, ऐसे सीन को देखो पीले कपड़ों वाली ग्रैंड एल्डर अपने हाथ को वेव कर देती है। वो कहती है, क्योंकि बिग सिस्टर ने डिसीजन ले लिया है, फॉरेन स्टार पवेलियन को रिप्लाई दे दिया जाए। इस ऑर्डर को सारे मेंबर्स एक्नॉलेज करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बर्निंग फ्लेम वैली को। ये सीन होता है बर्निंग फ्लेम वैली के बैम्बू फॉरेस्ट का। एक बुड्ढा जिसके बाल एकदम लाल होते हैं, वो स्क्रोल को टेबल पर दे मारता है। वो इम्पेशेंट आवाज में कहता है, अलायंस फॉर्म करके हॉलो सोल को अपोज करना, भले ही वो ना ह्यूमन ना गोस्ट क्रीचर्स बहुत ही ज्यादा
घटिया हो, लेकिन हम आखिर बिना किसी रीजन के इनको अपोज क्यों करें, इस ऑफर को रिजेक्ट कर दो। इस बुड्ढे के ऐसे रिएक्शन को देख के टैंग जियान और टैंग हूवर जो कि टेबल के सामने बैठे हुए होते हैं, उनके चेहरे पे कड़वाहट भरे एक्सप्रेशन थे। भले बुड्ढा बहुत सालों तक जी चुका हो, लेकिन इसका टेम्पर अभी भी हॉट है। खैर, इस गुस्से को जाहिर करने के बाद वो बुड्ढा खतरनाक तरीके से खांसने लगता है। उसका चेहरा एकदम हॉट हो गया था। टैंग हूवर जल्दी से आगे बढ़ के उसकी पीठ को थपथपाती है। टैंग हूवर की पीठ के थपथपाने के बाद उस ओल्ड मैन के चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा बेटर हो जाता है। वो कहता है मेरी हूवर ही सबसे बेस्ट है। वो टेबल पे पड़े स्क्रोल की तरफ देख के बोलता है वो जियान एक मंस्टर दोषंग है और तो अभी उसकी एज भी नहीं हुई है। अगर उसके लुक्स अच्छे हो तो उससे टैंग हूवर से शादी करने के लिए बोलो, मैं इस अलायंस के लिए एग्री कर लूंगा। इस समय टैंग हूवर उस बुड्ढे की पीठ को हल्के से थपथपा रही होती है, लेकिन जैसे ही शब्द उसके कानों में जाते हैं ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसका हाथ जो कि आगे बढ़ रहा था वो एकदम वॉलेंटली उस बुड्ढे की पीठ से टकरा जाता है। वो एक एम्बेस्ड आवाज में चिल्लाती हुई बोलती है ओल्ड फेलो, अगर तुमने और भी नॉनसेंस करी तो तुम्हारे मरते समय तुमसे कोई गुड बाय भी नहीं बोलने वाला। ऐसे सीन को देख के टैंग जियान हल्के से खांस के बोलते हैं और सही से बर्ताव करो। इस समय उस लाल बालों वाले ओल्ड मैन के चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन होता है। वो कहते हैं इतनी कम उम्र में ऐसे अचीवमेंट्स को हासिल कर पाना ये दिखाता है कि जियान कितना आउटस्टैंडिंग है, और तो तुम दोनों को अपनी साइड में कर लेना ये भी आसान नहीं है। क्लियरली इस इंसान का तुम सभी के ऊपर काफी अच्छा इंप्रेशन है। आखिरकार शायद ही ऐसा कोई होगा जो तुम दोनों को साथ में सेटिस्फाइड कर सके। इस बुड्ढे की बातों को सुन के हूवर अपनी आंखों को रोल कर लेती है। उसकी और कुछ कहने की इच्छा नहीं होती। हम उसे कोने में जाके बैठते हुए देखते हैं। टैंग जियान हेल्पलेस तरीके से अपने सिर को हिलाते हुए बोलते हैं एंसेस्टर दूसरी पार्टी ने यह भी बोला है कि अगर आप अलायंस को ज्वाइन करने के लिए एग्री कर लेते हो तो वो आपके शरीर के अंदरूनी चोटों को सही कर देंगे। जब बात होती है इस टेम्पटेशन की, उस लाल रंग के बालों वाले बुड्ढे की आईब्रोज भी ऊपर उठ जाती हैं। वो आराम से कुर्सी पे बैठ के टेबल पे से एक फल को हाथ में उठाता है। वो इसे वॉलेंट तरीके से वाइट करके बोलता है और अगर मैं एग्री ना करूं तो टैंग जियान स्माइल करके रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं अगर एग्री नहीं भी करते हो तब भी जियान ने कहा है कि वो तभी आपकी बॉडी को ट्रबल को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। वो बुड्ढा जो कि फल को चबा रहा होता है उसका मुंह वहीं पे स्टिफ हो गया था। फिर एक एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उस फ्रूट को साइड में फेंक दिया गया था। वो कुछ समय तक शांत रहने के बाद बोलता है ये लिटिल फेलो काफी चालाक है, अगर ये लास्ट पार्ट नहीं होता तो मैं इस अलायंस के लिए एग्री बिल्कुल नहीं करने वाला था। टैंग जियान हंस के बोलते हैं एंसेस्टर आपका मतलब है। हम उस रेड हेयर्ड ओल्ड मैन को अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए देखते हैं। जैसे वो अपनी कमर को हल्के स्ट्रेच करता है उसके शरीर में से स्लोली टेरिफाइंग ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। वो कहता है अलायंस को ज्वाइन किया जाए। मुझे अपने आप को शो करे हुए बहुत साल हो चुके हैं कि अब भी कॉन्टिनेंट इस एंसेस्टर हनियन के नाम को याद रखता है। हम फिर से फॉलिन स्टार पवेलियन का सीन देखते हैं। इस समय जियान देख रहा होता है सामने खड़े दोनों एल्डर्स को। वो कहता है कि फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली ने अलायंस को ज्वाइन करने के लिए एग्री कर दिया। जैसे ही दोनों एल्डर्स सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं जियान तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया था। उसका चेहरा खुशी से भरा होता है। एक फॉलिन स्टार पवेलियन का एल्डर स्माइल करके बोलता है हाँ, फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली ने हमें क्लियर रिप्लाई दिया है। वो बस जूनियर पवेलियन चीफ के द्वारा इस न्यूज को अनाउंस करने का वेट कर रहे हैं। इन शब्दों को सुन के काइलिन और बाकी लोग रिलीफ फील करते हैं। ज्यादातर शुरुआत काफी डिफिकल्ट होती है। अब क्योंकि इन दोनों पार्टीज ने अलायंस को ज्वाइन करने के लिए एग्री कर लिया है, आगे के मैटर्स थोड़े आसान हो जाएंगे। फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली सेंट्रल प्लेन्स के अंदर स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन को पोजेस करते हैं। इनके पार्टिसिपेशन की वजह से अनडाउटेडली अलायंस की रेपुटेशन बढ़ जाएगी। इस अलायंस के सामने प्रोफाउंड रेबल लाइंस एकदम चाय कम पानी है। यालो भी अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए हंस के बोलते हैं मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अलायंस की प्रोसेस इतनी स्मूथ जाने वाली है। आफ्टर ऑल हॉल ऑफ सोल कोई ऑर्डिनरी फैक्शन नहीं है। इन्हें अपोज करने में काफी साहस लगता है। काइलिन कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर हम आगे के मैटर्स को डिस्कस करने के लिए इन दोनों सेक्ट से कब मिल रहे हैं। काइलिन की बात को सुन के यालो अपने सिर को हिलाने लगे थे। वो सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं अभी इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली ने हमारे अलायंस को ज्वाइन करने के लिए एग्री कर लिया है, लेकिन ये फिर भी काफी नहीं होगा। अगर हम सच में हॉल ऑफ सोल से फाइट करना चाहते हैं तो फिर हमें पिल टावर को भी अपने साथ लाना होगा, वरना चीजें बहुत ही डिफिकल्ट है। जियान हल्के से नोट करता है। उसके दिल की खुशी थोड़ी कम हो जाती है। वो भी जानता था कि इन तीनों फैक्शंस में सबसे इम्पोर्टेंट पिल टावर है। इस फैक्शन के पास सैंडल प्लेन्स की एक्सप्रेस को इकट्ठा करने की खतरनाक एबिलिटी है। अगर इस सच में ज्वाइन कर लेते हैं अलायंस की रेपुटेशन अनबिलीवेबल लेवल पे पहुंच जाएगी। उस समय अगर उनकी हॉल ऑफ सोल से हेड ऑन क्लैश भी होती है तब भी वो बिल्कुल वीक नहीं होंगे। लेकिन जियान को अच्छे से पता होता है कि पिल टावर को अलायंस को ज्वाइन करवाने में उसे काफी परेशानी होने वाली है। आखिरकार पिल टावर ने हमेशा से ही अपने आप को न्यूट्रल रखा है। जब से पिल टावर की शुरुआत हुई है वो किसी भी कैंप से नहीं जुड़े। भले इनके हॉल ऑफ सोल के साथ बॉन्ड हेट्रेड हो, लेकिन तब भी इन अलायंस को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल होगा। लिटिल फी डॉक्टर कहती है कि हमें चेक करने के लिए एक लेटर को भेजना चाहिए। या लो अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं हमें इस मामले को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होगा। अगर हम सच में चाहते हैं कि पिल टावर अलायंस को ज्वाइन करे तो फिर मुझे और जियान को पर्सनली पिल टावर विजिट करना होगा। हमारे अलावा अगर कोई और जाता है तो फिर एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। काइलिन ऐसी अरेंजमेंट के साथ एग्री करती है। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर चलो यही ठीक, मैं फॉलिन स्टार पवेलियन का ध्यान रखूंगी। हमारे ज्यादातर मामले सेटल हो चुके हैं। हाल फिलहाल हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो येलो को देख के बोलती है आप दोनों कब जा रहे हो। उसे अच्छे से पता था कि पिल टावर का जो फाइनल डिसीजन होगा वो अलायंस के लिए बहुत
बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है, इसे बहुत ही केयर से हैंडल करना होगा। जियान यालो से आंखों ही आंखों में बात करता है, दोनों साथ में नोट कर देते हैं। इस मैटर को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना होगा। यालो कहते हैं इस मामले को डिले नहीं किया जा सकता, हम आज यहाँ से रवाना होंगे। इस डिसीजन को लेने के बाद जियान और यालो समय वेस्ट नहीं करते, दोनों कुछ चीजों को प्रिपेयर करने के बाद फिर रीजन के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि फॉलिन स्टार पवेलियन हाल फिलहाल में स्टेबलाइज हुआ है, इस ट्रिप में बस ये दोनों थे। काइलिन, शाओशान और बाकी के लोग फॉलिन स्टार पवेलियन को गार्ड करने का काम करेंगे। जियान और यालो दोनों को एलीट दोशेंग कंसिडर किया जा सकता है, तो फिर नेचुरल बात है कि इन दोनों की स्पीड से कोई ऑर्डिनरी एक्सपर्ट कंपेयर नहीं कर सकता। ये स्पेस को चीरते हुए अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाते हैं। ऐसी फ्राइटनिंग स्पीड के साथ उन्हें पिल रीजन की होली पिल सिटी तक पहुंचने में बस आधे दिन का समय लगता है। जब जियान दोबारा से होली पिल सिटी को देखता है, हम उसकी आंखों में क्लियरली इमोशंस को देख सकते हैं। आखिरकार यही वो जगह होती है जिसने जियान को सेंट्रल बेस में फेमस किया था। पिल गैदरिंग के दौरान जियान ने अपने आप पर रिलाई करते हुए पूरा तख्ता पलट करके हॉलो सोल को हरा दिया था। पूरा तख्ता पलट करके हॉलो सोल के एक्सपर्ट को हरा दिया था, जिससे पिल गैदरिंग का चैंपियन स्पॉट हॉलो सोल के हाथों नहीं लग पाया। अगर सच में इस तरीके से बात करी जाए तो जियान का पिल टावर के ऊपर एक एहसान है। अगर पिल गैदरिंग का चैंपियन कोई हॉलो सोल से होता तो फिर पिल टावर की अंडरवर्ल्ड में थू हो जाती। होली पिल सिटी में एंटर करने के बाद जियान और यालो बिल्कुल रुकते नहीं है, बल्कि वो सीधा पिल टावर में एंटर कर जाते हैं। इस समय यालो और जियान पिल टावर के टॉप लेवल के एक बड़े से हॉल में बैठे हुए होते हैं। पिल टावर का एक एडलर तुरंत ही वापस लौट के इन दोनों के आने के बारे में तीनों ग्रेट हेड्स को बताता है। यालो साइड से टी कप को उठा के उसके बोलते लगता है ये तीनों बड़े आदमी बन चुके हैं। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जियान और यालो दोनों काफी थक चुके होते हैं। अच्छी बात है कि दोनों की स्ट्रेंथ काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वरना वैसे फटीग को सह नहीं पाते। यालो की बात को सुन के जियान स्माइल करता है। वो जानता था कि तीनों पिल टावर के ग्रेट हेड और यालो के बीच की रिलेशनशिप काफी अच्छी है, वो फालतू में कमेंट नहीं करता। इस बड़े से हॉल का शांति से भरा माहौल कुछ और समय तक लास्ट करता है। अचानक से दोनों को कुछ फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। हॉल का वो बंद दरवाजा खुला था, किसी के हंसने की आवाज आती है। बंद दरवाजे खुलने के बाद सबसे पहले एंटर करते हैं जॉन कॉन्जी। वो हंस के बोलते हाँ आज क्या खास मेहमान आए हैं। उड़लिया मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे फिर से मिल पाऊंगा। उनके पीछे टियान लिजी और जुआनी होते हैं। जब वो टी कप को पकड़े यालो को देखते हैं, इन दोनों के चेहरे एक्साइटमेंट से भर गए थे। यालो चाय के कप को नीचे रखने के बाद खड़े होकर तीनों को ग्रीट करते हैं। वो कहते हैं हमें मिले हुए काफी समय हो चुका है, तुम सभी कैसे हो। जॉन कॉन्जी की टोली जल्दी से हॉल में आगे बढ़ती है। यालो के सामने पहुंच जाने के बाद उन्हें इस फैमिली चेहरे को दोबारा देखने का मौका मिला था। एक पल के बाद जॉन कॉन्जी सहाय करते हैं। वो यालो के कंधे को थपथपाते हुए बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड बात है कि हमारे जीते हुए हम तुम्हें दोबारा देख पाए। इन तीनों को ऐसा बर्ताव करती हुए देख यालो के चेहरे की स्माइल और भी डांस हो जाती है। जॉन कॉन्जी के कंधे को थपथपाने के बाद उनकी नजरें जाती हैं जुआनी की तरफ। यालो हंस के बोलते हैं हमें मिले हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन तो अभी पहले की तरह ब्यूटीफुल लगती हो। तो हम तीनों बुड्ढों से बिल्कुल मैच नहीं खाती। यालो के ऐसे कॉम्प्लीमेंट को सुन के जुआनी का चेहरा हल्का सा लाल हो जाता है। उनकी दोनों आंखें हल्की सी नम हो गई थी। इस छोटी सी बच्ची जैसे डिमिनर को देख के जियान भी समझ नहीं पाता वो क्या बोले। लगता है पिल टावर के जायंट हेड्स यालो के लिए सच में फीलिंग्स को पोजेस करते हैं। इस चीज के बारे में इवन जियान भी एक नजर से ही जान जाता है। चारों लोग काफी देर तक हंस हंस के बात करते रहते हैं। जियान बीच में इंटरप्ट नहीं करता, वो साइड में खड़े होकर हेल्पलेस तरीके से इन सभी की बातें सुन सकता था। खैर पुरानी यादें ताजा करने के बाद फाइनली इन सभी की आंखें जियान की तरफ देखती हैं। जॉन कॉन्जी तुरंत ही हंस के बोलते हैं हाँ ओढ़ लिया, तुम्हें एक बहुत ही अच्छा डिसाइपल मिला है। इसकी उम्र इतनी कम है, उसके बाद भी दोशेंग क्लास में पहुंच चुका है और तो रिलेशनशिप की वैल्यू करता है। अगर तुम्हारा हॉलो सोल में कम तमाम हो जाता तो मैं सच में इसे स्नैच करना चाहता था। ये सुन के जियान के चेहरे पे काली काली लाइंस आ जाती हैं। वो बिटर तरीके से हंस के बोलते हैं एल्डर जॉन कॉन्जी प्लीज आप मेरा मजाक मत उड़ाओ। ये सुन के जॉन कॉन्जी हंस के बोलते हैं ही अब तुम्हें मुझे एल्डर नहीं कहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लोग ही मास्टर्स होते हैं। चाहे दुई की ट्रेनिंग की बात हो या फिर बात हो एल्केमी स्किल्स की, मुझे लगता है मैं भी तुमसे कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। उन्हें बेंचिंग क्लास में बिकतू करे हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन जब वो जियान को देखते हैं उन्हें विशाल का समुद्र दिखाई देता है। अब वो जियान की लिमिट को भी सेंस नहीं कर पाते। जॉन कॉन्जी स्माइल के साथ यालो को देखते हैं। वो कन्वर्सेशन के टॉपिक को चेंज करते हुए बोलते हैं ठीक है मुझे पता है तुम यहाँ पे बिना किसी रीजन के विजिट नहीं करोगे। उड़ लिया तुम्हारा मेरे पिल टावर में आना जरूर बड़े बड़े मामलों को इन्वॉल्व करता होगा राइट। जरूरी मामलों की बात को सुन के यालो के चेहरे की वो स्माइल रिड्यूस हो जाती है। वो तुरंत ही अलायंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने लगते हैं। इस समय जॉन कॉन्जी की टोली के एब्रोस एकदम नेट हो चुकी होती है। यालो की पूरे एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जॉन कॉन्जी कहते हैं अलायंस ये मैटर थोड़ा सा पेचीदा है। अब ऐसी बात तो है नहीं कि तुम उन बुड्ढों के बारे में नहीं जानते हो, वो सही बुड्ढे बहुत ही जिद्दी हैं। यालो सोलम आवाज में कहते हैं मुझे पता है कितना ट्रबलसम होगा, लेकिन मुझे हर कोशिश करनी होगी। हॉलो सोल कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, अगर हम उनसे एक एक करके फाइट करते हैं तो हम बिल्कुल जीत नहीं पाएंगे। हमें अलायंस को फॉर्म करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम में से कोई भी हॉलो सोल के पंजों से नहीं बच सकता। मैं तो हॉलो सोल्स के द्वारा पहले से ही कैप्चर हो चुका हूँ, इस वजह से मुझे पता है कि वो सोल्स को क्यों कैप्चर कर रहे हैं। हंग क्लैन के अंदर डेफिनेटली कोई बड़ी स्कीम चल रही है। जॉन कॉन्जी हल्के से नोट करते हैं। वो भी समझ देते कि हॉलो सोल्स बिना किसी कारण के इतने सारे सोल्स को कैप्चर नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ इन खबरों की वजह से पिल टावर के बुड्ढे अलायंस को ज्वाइन करने के लिए एग्री नहीं करने वाले। जॉनी बॉय से कोड के बोलती है
अगर एंसेस्टर यहाँ पे होते तो फिर इस मामले के बारे में डिसाइड करना काफी आसान हो जाता। उनका बस एक ही शब्द पूरे मामले को डिसाइड कर देता। येलो स्टार्टल आवाज में कहते हैं, क्या वो ओल्ड डीमन फिर से गायब हो गया? येलो के सवाल को सुन के जॉन कॉन्जी और बाकी दोनों काफी कड़वाहट महसूस करते हैं। जॉन कॉन्जी नोट करके बोलते हैं, एंसेस्टर काफी समय से मिसिंग है। उनकी लास्ट मैसेज को मिले हमें कई साल हो चुके हैं। अगर इस समय उनका स्पिरिचुअल जेट पूरी तरीके से सही नहीं होता तो फिर हमें भी डाउट होने लगा था कि कहीं उनके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो। साइड में बैठा जियान पूछता है, एंसेस्टर क्या? इस कन्वर्सेशन को सुन के जियान अपनी क्यूरियोसिटी को दबा नहीं पाता। येलो ने जियान को कभी नहीं बताया कि पिल टावर के पास अपना एंसेस्टर भी है। जियान के सवाल को सुनकर जॉन कॉन्जी के चेहरे पे हेजिटेशन फ्लैश होता है। फिर वो एक्सप्लेन करती हुए बोलते हैं, ये एंसेस्टर हमारे पिल टावर के फाउंडर्स में से एक है। पूरे पिल टावर के अंदर वो सबसे एक्सपीरियंस्ड इंसान है और उनका एक शब्द किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर वो इस अलायंस के लिए एग्री कर देते हैं तो फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने वाली और उनके ना करने से पिल टावर के अलायंस को ज्वाइन करने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे इस एंसेस्टर को दुनिया में घूम के मजे करना काफी पसंद है। वो ज्यादातर गायब ही रहते हैं। हमें भी पिल टावर को ज्वाइन करे कई साल हो चुके हैं, लेकिन हमारी उनसे मिलना बस एक ही बार हुआ है। और एंसेस्टर को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो है प्रेग्नेंट औरतों को ढूंढना। ऑफ कोर्स उनका टारगेट ही प्रेग्नेंट वुमन नहीं होती, बल्कि वो उनकी पेट के अंदर के बेबी होते हैं। अगर मैं और एक्यूरेटली बात करूं तो उन बेबीज को ढूंढना चाहते हैं जिनकी किसी एक्सीडेंट की वजह से जान चली गई हो। जब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी मदर के पेट में उसका बेबी खत्म हो चुका है तो वे एक स्पेशल मेथड का यूज करके उस प्रेग्नेंट मदर की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जिसके बाद वो अपने आप को उस ऑर्डिनरी बेबी में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। फिर उनका जन्म होता है, वो नॉर्मली ग्रो करते हैं। वो इंसान की बॉडी में तब तक रहते हैं जब तक वो शरीर फिर से मर नहीं जाता। ऐसा करने के बाद वो शरीर को छोड़ते हैं। अगर उनके शब्दों में इस चीज को डिस्क्राइब किया जाए तो वैसे लाइफ को एक्सपीरियंस करना बोलते हैं। जॉन कॉन्जी की पूरे एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जियान एकदम स्टैंड हो चुका था। वो कहते हैं, एंसेस्टर सच में काफी यूनिक इंसान है। जियान के लास्ट सेंटेंस को सुनने के बाद हम जॉन कॉन्जी को सिर को हिलाते हुए देखते हैं। वो कहते हैं, और तो और हमारे एंसेस्टर कोई इंसान नहीं है। वो जियान की आंखों में देखते हुए बोलते हैं, उनका एक्चुअल फॉर्म है एक मेडिसिन पिल। वो एक्चुअल में एक इंसान नहीं है। इस बात को सुनकर जियान का मन होता है वो अपने सर को दीवार में दे मारे। बस बात कुछ ऐसी थी कि दीवारें भी इतनी मजबूत नहीं थी। उसकी फेस में ट्विच होती है। काफी देर के बाद वो जैसे तैसे अपने इमोशंस को सप्रेस करता है। जियान पूछता है, एक लेजेंडरी डीटीआर की मेडिसिन पिल? वो सारी मेडिसिन पिल्स जो कि 9 रंगों की पिल लाइटिंग को समन करती हो, उनके अंदर कुछ इंटेलिजेंस होती है। लेकिन तब भी मेडिसिन पिल्स सिर्फ पिल बीस्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी लेजेंडरी लेवल की मेडिसिन पिल्स भी होती है जो कि इंसानों के फॉर्म को भी ले सकती है। जियान ने इनके बारे में कुछ एंशिएंट बुक्स में पढ़ के रखा था। उन किताबों के हिसाब से इन पिल्स के पास ट्रेन करने की एबिलिटी होती है। जियान के चेहरे की शॉक को देख के जॉन कॉन्जी सरप्राइज नहीं होते। वो कहते हैं, डीटीआर की मेडिसिन पिल को रिफाइन करना एंशिएंट टाइम में भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता था, तो फिर अभी कोई उसे कैसे रिफाइन कर सकता है? जब जॉन कॉन्जी को एंसेस्टर की एक्चुअल फॉर्म के बारे में मालूम पड़ा था, उनकी हालत भी जियान से बेटर नहीं थी। जॉन कॉन्जी बताते हैं, जिन्होंने एंसेस्टर को रिफाइन किया वो हमारे पिल टावर के फाउंडर्स में से एक थे, लेकिन अभी उनकी ऑलरेडी मौत हो चुकी है। लेकिन जैसा लोग अपने शरीर को छोड़ने वाले थे, उस पूरी साल का इस्तेमाल करके उन्होंने एक पिल को रिफाइन किया। पिल के फॉर्म होते होते वो एंसेस्टर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे। अंत में जाके उनकी मौत हो जाती है। लेकिन कोइंसिडेंट की बात है कि उनके सोल का एक थर्ड इस टियर 9 की मेडिसिन पिल में एंटर कर जाता है, जिसके बाद ये टियर 9 की मेडिसिन पिल पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई। भले इस मेडिसिन पिल ने ह्यूमन का फॉर्म ले लिया हो, लेकिन पिल टावर को छोड़ के नहीं जाती। ये पिल टावर में रह के से गार्ड करने लगी थी। अगर हम एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे एंसेस्टर उस एल्डर के एक अवतार भी माने जा सकते हैं। बस इस अवतार की कंट्रोल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। जॉन कॉन्जी हंसते हुए कंटिन्यू करते हैं, जैसे जैसे सब में आगे बढ़ता गया, एंसेस्टर ने न जाने कितनी बार हमारे पिल टावर को रेस्क्यू किया है। अंत में जाके कोई भी पिल टावर में उनके स्टेटस को मैच नहीं कर सकता है, लेकिन उन्हें सबकी परवाह नहीं है। जैसे पिल टावर स्टेबलाइज होता है वो फिर से भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। उन्हें ढूंढने का कोई रास्ता नहीं होता। जियान अपने माथे से पसीने को पहुंचता है। पिल टावर के इस एंसेस्टर का ओरिजिन कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। एक म्यूटेट हुई टियर 9 की मेडिसिन पिल। अभी जियान को टियर 9 की मेडिसिन पिल्स की भी काफी जानकारी हो चुकी थी। टियर 9 मेडिसिन पिल्स को 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। ये होती है टियर 9 ट्रेजर पिल, टियर 9 जॉन पिल और टियर 9 गोल्डन पिल। इस दुनिया में पेयर होने वाली टियर 9 की मेडिसिन पिल मोस्टली टियर 9 की ट्रेजर पिल ही हुआ करती है। इस समय जॉन पिल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और जहाँ तक बात रही टियर 9 गोल्डन पिल की, वो तो बस एंशिएंट टाइम में एग्जिस्ट हुआ करती थी। और फाइनली टियर 9 गोल्डन पिल के बाद आती है वो लेजेंडरी डी क्लास की पिल। इस समय कॉन्टिनेंट में अल्केमिस्ट जिंदा नहीं है जो इस हाईएस्ट टियर की मेडिसिन पिल को रिफाइन कर सके। इस सीक्रेट को जानने के बाद जियान का दिल कहीं न कहीं हिल चुका था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पिल टावर अपने समय इतना पावरफुल होगा। वो कहता है क्योंकि वो एल्डर टियर 9 की जॉन पिल को रिफाइन कर सकते थे, जो कि बाद में जाके म्यूटेट हो जाए, तो फिर कम से कम उनकी स्ट्रेंथ 5 से 6 स्टार के 2 रैंक में पहुंच चुकी होगी। हम देखते हैं जॉन कॉन्जी को, वो कन्वर्सेशन को चेंज होते हुए देख अपने हाथ को वेव करते हैं। वो कहते हैं, इसे छोड़ो, हमें एंसेस्टर के बारे में और कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। उन्हें मिसिंग गए हुए बहुत साल हो चुके हैं। अब न जाने कब वो फिर अपीयर होंगे। शायद इस समय वो किसी बेबी के फॉर्म में हो जिसे वो लाइफ को एक्सपीरियंस करना बोलते हैं। अपने इस लेजेंडरी एंसेस्टर की बात करते समय जॉन कॉन्जी के चेहरे पे काफी
काफी हेल्पलेस एक्सप्रेशन होता है। जब वो लास्ट टाइम इस एंसेस्टर से मिले थे तभी पिल टावर का एंसेस्टर एक 17-18 साल की लड़की के रूप में था। उनकी अभी की फॉर्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जियान ग्रेजुअली अपने दिल के शौक को सप्रेस करने के बाद बोलता है तो फिर अलायंस के मामले का क्या होगा। जॉन कॉन्जी कहते हैं क्योंकि एंसेस्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो फिर पिल टावर के सारे जरूरी मामले होते हैं उन्हें स्मॉल पिल टावर का एल्डर काउंसिल डिसाइड करता है और ये प्रोसेस वोटिंग के थ्रू होती है। जॉन कॉन्जी की बात को सुन के यालो की बाहें सिकुड़ जाती हैं। वो कहते हैं कि हमें सच में एल्डर काउंसिल के थ्रू जाना होगा क्योंकि अगर ऐसी बात है तो चीजें काफी ट्रबलसम होंगी। उनमें से ज्यादातर बुड्ढे काफी जिद्दी और पुरानी सोच रखने वाले हैं। उनके लिए अलायंस को सपोर्ट करने के लिए वोट करवाना ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। जॉन कॉन्जी बताते हैं एल्डर काउंसिल के अंदर टोटल 10 सीट्स हैं। अब क्योंकि हम पिल टावर के तीनों ग्रेट हेड्स हैं हम 3 सीट्स को ऑक्यूपाई करते हैं। तब भी अगर ऐसी बात है हमारे पास 3 ही वोट हुए और तो जो बचे हुए बुड्ढे हैं उनके पास हमसे कई ज्यादा अनुभव है। हमारे शब्दों का उनके ऊपर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होने वाला। येलो अपने सिर को हिलाते हुए बोलते हैं सिर्फ 3 वोट्स ये बिल्कुल काफी नहीं है। हालांकि एल्डर काउंसिल डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। अगर उन्हें कोई डिसीजन को रिजेक्ट भी करना है तब भी ये वोटिंग के थ्रू ही डिसाइड होता है। लेकिन कई बुड्ढे बहुत ज्यादा पेडेंटिक है। उनमें से ज्यादातर इस अलायंस के खिलाफ भी होने वाले हैं। जब तक मेन काउंसिल की वोटिंग में एक ही वोट का फर्क होता है डिसीजन फिक्स हो जाएगा फिर उससे कोई बदल नहीं सकता। जॉन कॉन्जी कुछ और समय तक सोचने के बाद बोलते हैं अब ऐसी भी बात नहीं कि हमारे पास कोई भी उम्मीद न बची हो। उन 7 एल्डर्स में से 2 एल्डर्स ऐसे हैं जिनकी हॉलो सोल से दुश्मनी अल्टीमेट लेवल पर जा चुकी है। अगर हम उन दोनों को कन्विंस कर लेते हैं तो फिर हमारे पास टोटल 5 वोट्स होंगे। इस तरीके से अगर बाकी लोग हमारे खिलाफ ही वोटिंग करते हैं तब भी दोनों साइड्स के वोट्स बराबर होने वाले हैं। ये सुन के यालो की आंखें चमकने लगती हैं। वो कहते हैं क्या तुम ये क्लियरली बोल सकते हो क्योंकि अगर 5 वोट के खिलाफ 5 वोट होते हैं तो फिर चीजों को बदलने की काफी उम्मीद रह जाएगी। जॉन कॉन्जी कहते हैं बिल्कुल सर्टेन तो नहीं हूँ लेकिन मैं एटलीस्ट ट्राई कर सकता हूँ। क्यों ना तुम और जियान मेरे साथ स्मॉल पिल टावर में चलो। जैसे मैं तुम्हारे बारे में उन सभी को बताऊंगा वो डेफिनेटली शॉक होने वाले हैं। ये थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद नोट कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है वैसे ही मुझे उस जगह पे गए हुए बहुत साल हो चुके हैं। वो जियान को देख के हंस के बोलते हैं वहाँ पे इकट्ठे होने वाले सारे लोग एल्केमिस्ट गुरु हैं। इनमें से हर एक अपने अपने समय पे सेंट्रल प्लेन्स के फेमस एक्सपर्ट हुआ करते थे। ये तुम्हारे लिए काफी लकी बात है कि तुम्हें एंटर करने का मौका मिल रहा है। इसकी वजह से तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया और भी चौड़ा हो जाएगा। जॉनी हंस के बोलती है हाँ जैसी जियान की अभी की एबिलिटीज है उल्टा जियान उन बुड्ढों की आंखें खोलने वाला है। फाइनली जॉन कॉन्जी खड़े हो जाते हैं। वो इस बड़े से हॉल के एंड तक गए थे। हम उन्हें अपने हाथ को दीवार पर प्रेस करते हुए देखते हैं। उनके हाथ से एक रिपल फैलती है। सभी देखते हैं वो स्मूथ सी वॉल एकदम वेगल होने लगी है। पलक झपकते ही वो दीवार एक रोटेटोरी स्पेशल टनल में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इस टनल को अपेयर होते हुए देख जियान कहता है सेल्फ क्रिएटेड रियल्म। तो ये छोटा सा पिल टावर एक क्रिएटेड रियल्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। इस टनल को ओपन करने के बाद जॉन कॉन्जी स्माइल करते हैं। वो अपने हाथ को वेव करते हुए आगे चले गए थे। जियान का ग्रुप उन्हें फॉलो करता है। आखिरी इंसान के गायब हो जाने के बाद वो टनल अपने आप ही बिखर जाती है। उस जगह पे फिर से वो दीवार आ चुकी थी। टनल के अंदर करीब 1 मिनट तक लगातार ट्रेवल करने के बाद जियान के सामने का सीन थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। जब जियान ने अपनी आंखें खोली थी वो खुद को हरे बड़े पहाड़ों के ऊपर खड़ा पाता है। अब आसमान में बादल फैले हुए होते हैं। ये जगह देखने में एकदम गॉर्जियस लगती है। जैसे जियान एक सांस को इनहेल करता है उसकी नोज ट्विच हुई थी। वो कहता है क्या डेंस मेडिसिनल फ्रेग्रेंस है। जब उसकी नजरें चारों तरफ फैलती हैं वो पाता है कि इस पूरे के पूरे पहाड़ को एक मेडिसिनल गार्डन बना के रखा है। वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स जिन्हें बाहरी दुनिया में ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो इस समय यहाँ पे भर भर के होते हैं। पूरे मामले को देखने के बाद जियान की आंखों में सरप्राइज फ्लैश हो रहा था। वो कहता है किसी दूसरे पिल रियल्म की तरह है। जॉन कॉन्जी स्माइल करते हैं। वो कहते हैं इन सभी मेडिसिनल गार्डन्स अलग अलग ओनर्स को बिलोंग करते हैं। इन्होंने बुड्ढों का खून पसीना बोल सकते हो। ये कहने के बाद जॉन कॉन्जी माउंटेन के टॉप पे जाने लगते हैं। जियान की टोली जल्दी से उन्हें फॉलो करती है। जाते जाते जियान को और भी फिगर्स दिखाई देते हैं जो कि जड़ी बूटियों की देखभाल कर रहे थे। भले ये सब बुड्ढे नॉर्मल जड़ी बूटियों को मेंटेन कर रहे किसान लगते हो लेकिन जियान इनमें से हर एक के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सेंस कर पाता है। ये सभी मेडिसिनल फार्मर्स एल्केमी के काफी हाई लेवल पे जा चुके हैं। वो जियान के अनफैमिलियर चेहरे पे कुछ खास ध्यान नहीं देते लेकिन जब उनकी नजरें जाती है यालो के ऊपर कईयों के चेहरे पे अलग अलग इमोशंस दिखाई देते हैं। हम कुछ बुड्ढों को आगे आके यालो को ग्रीट करते हुए देखते हैं। साफ तौर में पहले इनके और यालो के बीच में रिलेशनशिप काफी अच्छा रहा होगा। ये टोली काफी समय तक चलने के बाद इस माउंटेन के पीक पे पहुंच जाती है। जॉन कॉन्जी यालो और जियान को एक पत्थर से उन्हें घर में सेटल कर देते हैं। वो तुरंत ही चले गए थे। आखिरकार उन्हें अलायंस के मैटर को रिपोर्ट करना है। यालो और जियान को पता होता है कि इस मामले को लेकर जल्दबाजी नहीं करी जा सकती। इस वजह से वो चुपचाप से स्टोन हाउस में रह के रेस्ट करते हैं। कई घंटों के इंतजार के बाद जॉन कॉन्जी का ट्रियो वापस लौट आया था। इस समय जॉन कॉन्जी के चेहरे पे काफी हेल्पलेसनेस को देखा जा सकता है। वो कहते हैं मेरे पास 2 खबर हैं जिसमें से एक बुरी और एक अच्छी है। वो जियान को देख के बोलती है अच्छी न्यूज ये है कि हम 5 वोट्स को सिक्योर कर चुके हैं। इस अच्छी खबर को सुनने के बाद याला और जियान तुरंत ही फोकस मोड में आ जाते हैं। भले 5 वोट्स का मतलब विक्ट्री ना हो लेकिन कम से कम उनकी उम्मीदें जिंदा हैं। खैर इस अच्छी खबर को डिलीवर करने के बाद जॉन कॉन्जी की आंखें जाती हैं सीधा यालो के ऊपर। वो कहते हैं बुरी खबर ये है कि 3 दिनों के बाद मेन एल्डर काउंसिल में एक और मेंबर जुड़ने जा रहा है। इस नए एल्डर के पास भी अपना वोट होगा।
होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जिस ओल्ड फेलो के एल्डर काउंसिल को ज्वाइन करने के सबसे हाई चांसेस हैं वो भी काफी पेडेंटिक है। ओल्ड लियाओ तुम उसे तो जानते ही होगे। येलो आईब्रोज को नेट करके बोलते हैं ओल्ड डीमन हो। जॉन कॉन्जी नोट करके बोलते हैं बिल्कुल, ये वही ओल्ड फेलो है जो तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो आगे बोलते हैं चाहे ये उसकी पुरानी सोच ही वैसे हो या फिर कारण कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अगर वो एल्डर बन जाता है तो इस अलायंस के खिलाफ जरूर वोट करेगा। पिल गैदरिंग के समय पे तुमने उस बुड्ढे को धूल चटा दी थी, वो न जाने कितने सालों से इस मामले को दिल पे लेके बैठा है। जॉनी येलो की तरफ देख के हल्की आवाज में बोलती है अगर तब तुमने स्मॉल पिल टावर को नहीं छोड़ा होता तो अब तक तुम मेन एल्डर काउंसिल के मेंबर बन चुके होते। हमें इस मामले को लेकर इतना सरदर्द भी नहीं होता। इन शब्दों को सुन के येलो को भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। टियान लेजी डीप आवाज में पूछते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। अगर वो ओल्ड फेलो सच में अलायंस के खिलाफ वोट करता है तो फिर अलायंस की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। ये सुन के जॉन कॉन्जी और येलो शांत हो जाते हैं। जॉनी कहती है अभी हमारे लिए चीजें होपलेस नहीं हुई है, अगर हम उस ओल्ड डीमन हु को नया एल्डर बनने ही न दें तो फिर वो हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। ये सुन के जॉन कॉन्जी अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। आखिर स्पिल टावर के माउंटेन पे ओल्ड डीमन हु से कौन कंपेयर कर सकता है। हो सकता है ऐसा ओल्ड लियाओ कर पाए, लेकिन ओल्ड लियाओ पहले से स्मॉल पिल टावर से विड्रॉ कर चुके हैं। नियमों के मुताबिक इनके पास दोबारा से कम्पीट करने की क्वालिफिकेशंस नहीं है। ये सुन के जॉनी अपनी एक जुल्फ को पीछे करते हैं। उनके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आई थी, साथ ही उनकी नजरें शिफ्ट होती हैं जियान की तरफ। वो कहती हैं भले ही ओल्ड लियाओ के पास कम्पीट करने की क्वालिफिकेशन न हो लेकिन जियान के पास है। वो पिल गैदरिंग के चैंपियन होने के साथ साथ पिल जायंट हेड का पोटेंशियल सक्सेसर भी है। ऐसे स्टेटस की वजह से जियान के पास ओल्ड डीमन हो से कम्पीट करने की क्वालिफिकेशंस है। बस ये डिपेंड करता है कि क्या जियान ओल्ड डीमन हु को डिफीट कर पाएगा। आखिरकार अपने समय में ओल्ड फेलो की स्किल्स ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुकी थी कि उसने याओ चैन के हाथ से पिल गैदरिंग चैंपियनशिप को ले लिया होता। तो अंत में जाके पूरा का पूरा मामला हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही आया है। अब क्या जियान इसमें सक्सीड हो पाएगा ये हमें आगे के 2 एपिसोड्स बता रहे होंगे। वैसे जो लोग स्टोरी को फॉलो करते आए हैं वो शायद समझ चुके होंगे कि स्टोरी में होने वाला हर एक इवेंट जियान की ग्रोथ के लिए रास्ता बनाता है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड की। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले जानने वाले एल्डर सिलेक्शन के बारे में, फिर जियान की मुलाकात होगी स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर से। आगे जो होगा उसे हम सीक्रेट ही रखते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना, जिससे आपके लिए आने वाला कंटेंट और भी इम्प्रूव किया जा सके। हम इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 12 की का। देखते हैं कि आप सभी मिलकर से कंप्लीट करवा पाते हो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हो सकता है वो नेक्स्ट एपिसोड को मिस कर दें। सो फटाफट सब्सक्राइब वाले बटन को स्मैश कर दो, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल फ्री है। और जिन्हें फ्री चीजें पसंद नहीं है वो चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमारे काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अर्ली एक्सेस जैसे फीचर्स का भी फायदा मिलेगा, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस को आप एक दिन पहले ही देख पाओगे। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज पे। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर पिछला एपिसोड मिस हो गया था तो उसे देखने के लिए लेफ्ट में क्लिक कर लो। नेक्स्ट पार्ट को मैं सीधी तरफ चिपका दूंगा जैसे ही वो रिलीज होता है। तब तक मजे करो, टाटा बाय बाय।